नमस्कार। आरपी व्यास क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। डिप्लोमा थर्ड ईयर सिविल, सब्जेक्ट कोड CE 301, टॉस, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर्स, चैप्टर नंबर 1 फ्रेम यानी कि ढांचे। इसमें हम आपके समक्ष अब तक 2 वीडियो लेक्चर प्रस्तुत कर चुके हैं और ये वीडियो लेक्चर नंबर 3 है। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि किसी भी फ्रेम को या किसी भी ढांचे को सॉल्व करने का मतलब होता है उसके जो विभिन्न अवयव हैं, उनके जो एलिमेंट्स हैं, उनमें फोर्स की वैल्यू पता करना और ये भी पता करना कि वो किस प्रकार का फोर्स है, यानी उसकी प्रकृति क्या है, नेचर क्या है। वो फोर्स जो है वो टेंसाइल है या वो फोर्स कंप्रेसिव है। तो इस बात को कहते हैं कि किसी फ्रेम को सॉल्व करना। अब फ्रेम को सॉल्व करने की मैंने आपको बताई थी 3 विधियाँ: जोड़ विधि, कार्ड विधि और ग्राफी विधि। ग्राफी विधि आपके पाठ्यक्रम में नहीं है। जोड़ विधि तब काम में लेते हैं जब पूरा फ्रेम सॉल्व करना हो, हर मेंबर को सॉल्व करना हो, यानी हर मेंबर में फोर्स, उसकी नेचर पता करनी हो। और सेक्शन विधि यानी कार्ड विधि तब काम लेते हैं जब कुछ ही मेंबर्स में बल पता करना हो। मैं आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि किसी फ्रेम को जॉइंट मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं, यानी कि किसी फ्रेम को सॉल्व करने की जोड़ विधि को मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। अगर आप ये पूरा वीडियो ध्यान से देखेंगे तो आप जोड़ विधि को अच्छी तरह से समझ पाएंगे और इसके बाद अगले वीडियो में आपको मैं इस पर एक एग्जाम्पल समझाऊंगा। तो देखिए, आपको मैं एक वीडियो नंबर 2 में बता चुका था एक एजम्पशन नंबर 6, यानी कि जो अपन फ्रेम को सॉल्व करते हैं ना, तो जो मान्यताएं होती हैं, उस मान्यता में जो छठी मान्यता मैंने बताई थी वो क्या थी कि अपन फ्रेम के किसी भी भाग की साम्यावस्था पर विचार कर सकते हैं। तो जोड़ विधि में क्या होता है कि जो मान लीजिए किसी फ्रेम के अंदर 7 जोड़ है, 5 जोड़ है, कितने भी जोड़ है, तो हम ये मानेंगे अगर पूरा फ्रेम यानी पूरा स्ट्रक्चर साम्यावस्था में है तो उसका हर जॉइंट साम्यावस्था में है। तो हम एक एक करके अपन जॉइंट लेते हैं और जो मेंबर्स को सॉल्व करते हैं उनके अंदर अज्ञात बलों के मान और उसकी प्रकृति ज्ञात होती चली जाती है और अंततोगत्वा हम पूरे फ्रेम को हल कर पाते हैं। तो मैं आपको इस विधि के अंतर्गत जितने स्टेप्स होते हैं वो स्टेप्स लिखवा रहा हूँ। स्टेप आप ध्यान से पढ़ लें। देखिए, पहला स्टेप, यदि सिंपली सपोर्टेड फ्रेम है, यानी कि 2 सपोर्ट पर टिका हुआ है, नॉर्मली एक होता है रोलर पे, एक होता है हिंज पे, तो हम क्या करते हैं कि जो हिंज्ड एंड है यानी जो कब्जेदार आलम्ब है उस पर आघूर्ण लेकर, बाई बल आपको सवाल में दे रखे होंगे, और हम आघूर्ण कैसे लेते हैं कि सिग्मा m बराबर 0, आघूर्णों का बीजीय योग बराबर 0, और उसके द्वारा हम प्रतिक्रियाएं ज्ञात कर लेते हैं। कैसे? देखिए, मैंने आपको तरीका बताया। यदि सिंपली सपोर्टेड फ्रेम है तो पहले जॉइंट्स पर लगे बाह्य भारों यानी कि एक्सटर्नल लोड्स के कारण आधार प्रतिक्रिया यानी कि सपोर्ट रिएक्शंस निम्नलिखित प्रकार से ज्ञात करें। हम क्या करेंगे, सिग्मा मोमेंट अबाउट हिंज्ड सपोर्ट इज इक्वल टू 0, यानी जो कब्जेदार आलम्ब है उसके अबाउट आघूर्ण लेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि कब्जेदार आलम्ब से जो प्रतिक्रिया निकलेगी उसकी दिशा निश्चित नहीं है। अब वो चाहे किधर भी दिशा में हो प्रतिक्रिया, आघूर्ण उसका 0 ही होगा, क्योंकि जिस बिंदु पर आघूर्ण ज्ञात करना चाहते हैं अगर वो कोई बल उसी बिंदु से गुजरता है उसका आघूर्ण 0 होता है। दूसरा, जो रोलर सपोर्ट है वहाँ हमेशा रिएक्शन जो होती है सपोर्ट के साथ में राइट एंगल बनाती है, तो दिशा निश्चित होगी ना, तो अपन आघूर्ण ज्ञात करने में दिक्कत नहीं आएगी। तो इसका ये है कि सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स इज इक्वल टू सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट। ये मतलब होता है सिग्मा m बराबर 0 का। हम कहते हैं सिग्मा m बराबर 0, यानी जितने भी एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट है उनको, जितने भी क्लॉकवाइज मोमेंट है उनको जोड़ के बराबर कर देंगे। इधर सब जोड़ कर देंगे एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट की, इधर क्लॉकवाइज मोमेंट की। अब एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज मोमेंट आपके मैकेनिक्स का हिस्सा है। देखिएगा, ये कोई पॉइंट है, मान लीजिए ये वाला पॉइंट है, वो इट इज़ ए पॉइंट। तो ये सारे जो फोर्स लग रहे हैं ना, ये इधर देखो राइट में ऊपर, ऊपर देखो तो लेफ्ट में, लेफ्ट में देखो तो नीचे, नीचे देखो तो राइट में, ये सारे एंटी क्लॉकवाइज हैं। इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं। और ये देखो, लेफ्ट देखो तो ऊपर, राइट देखो तो नीचे, नीचे देखो तो लेफ्ट में, ऊपर देखो तो राइट में, ये सभी इसको क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं। तो ये आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी मोमेंट निकालने में। अच्छा, प्रतिक्रिया ज्ञात करना कभी कभी ज़रूरी नहीं होता है। कब? देखिए, मैंने नोट लगाया, यदि वर्टिकल लोड्स ऑन जॉइंट्स सममित हैं यानी कि सिमेट्रिकल हैं तो सिग्मा m बराबर 0 की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।
क्या होता है, कभी कभी किसी क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए जो उस पर फ्रेम पे लोड दिया जाता है ना जॉइंट्स के ऊपर, वो सिमेट्रिकल होते हैं, यानी पूरे फ्रेम पर सममिति से बल लगे होते हैं। इसका मतलब दो सपोर्ट हैं और जितना बल लगेगा उसका आधा आधा दोनों सपोर्ट लेंगे। तो मैंने कर दिया ये। उस केस में जो दोनों रिएक्शंस बराबर होंगी। देखिए एक बात मैं आपको बताना भूल गया था, आपने सिग्मा मोमेंट बराबर 0 कर दिया तो उससे एक रिएक्शन आ जाएगी और दोनों रिएक्शन जो होती है वो मिलकर बाह्य बल के बराबर होती है। तो जब एक रिएक्शन आ जाएगी तो दूसरी भी आ जाएगी। अब इसकी बात कर रहा हूँ वापस में यहाँ पे। जब लोडिंग सिमेट्रिकल हो तो आप क्या करें कि जितना भार ऊपर से लग रहा है फ्रेम के ऊपर उसको जोड़ दें, यानी टोटल लोड निकाल लें और उसको 2 से भाग लगा लें। जैसे मान लीजिए कुल मिला के भार लग रहा है 100 किलो न्यूटन, तो दोनों सपोर्ट लेंगे आधा आधा, यानी कि 50-50। तब आपको वो मोमेंट लेके निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एक और नोट लगा रहा हूँ इसके अंदर, भाई कभी कभी आपको जो फ्रेम देते हैं क्वेश्चन के अंदर होता है कैंटिलीवर फ्रेम, यानी इस प्रकार का फ्रेम होता है जो एक सपोर्ट पे बिल्कुल फिक्स होता है, इस तरफ से ये फिक्स है पूरा ये। और इस केस में अगर मान लीजिए कोई बार से बल लगे हुए हैं इस प्रकार से, तो आपको ये रिएक्शन निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, नो नीड। हम यहाँ शुरू कर देंगे। तो आप इस बात को पक्का समझ लें कि अगर कैंटिलीवर फ्रेम है जो एक तरफ फिक्स्ड है तो रिएक्शन निकालने की आवश्यकता ही नहीं है। ये पहला स्टेप क्लियर हो गया। अब दूसरा स्टेप, ये देखो मैं लिखा है दूसरा स्टेप, प्रतिक्रिया व भार प्रदर्शित करते हुए फ्रेम का लाइन डायग्राम बनाएं। देखिए अलग से पेज लेंगे, बिल्कुल अलग पेपर लेके जो आपको फ्रेम का चित्र दिया हुआ है परीक्षा के अंदर उसको वापस बनाएंगे और उसमें क्या क्या शो करेंगे, बार की प्रतिक्रियाएँ, रिएक्शंस, बार से लगने वाले बल। आपको यहाँ लंबाई वगैरह कितना लंबा है कितना ऊंचा है बताने की ज़रूरत नहीं है, केवल इसका लाइन डायग्राम हम बनाएंगे। और साथ ही साथ क्या करेंगे कि ये सेकंड स्टेप चल रहा है अभी आपका, सेकंड स्टेप सेकंड का ए पार्ट है कि प्रतिक्रियाएं और भार को प्रदर्शित करते हुए फ्रेम का लाइन डायग्राम बनाएंगे। दूसरा क्या है, इसी के अंदर विभिन्न अवयवों यानी कि मेंबर्स में बल और बल की प्रकृति यानी कि नेचर को प्रदर्शित करने के लिए एक सारणी भी बनाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बताई है। देखिए क्या होता है, जब एग्जामिनर कॉपी चेक करता है आपकी, तो आपने मान लीजिए 4-5 पेजेस में वो सवाल कर रखा है, तो इतना टाइम नहीं होता उसके पास में। वो केवल एक टेबल देखता है जिसमें आपने फोर्स और उसकी नेचर शो की होती है, और साथ में आपने एक फिगर बनाया जिसमें सारे फोर्स शो कर रखे विद नेचर। उससे उसको आइडिया होता है कि आपका काम सही है या गलत है। तो आपको ये काम करना चाहिए कि आपको विभिन्न अवयवों में बल और उसकी प्रकृति को प्रदर्शित करते हुए एक सारणी बनाना चाहिए। मैं जब अगले वीडियो में आपको समझाऊंगा तो ये सारी बातें उसमें आ जाएंगी। स्टेप नंबर 3, अब आप देखिए ऐसा जॉइंट लें जिस पर 2 से अधिक, कोई ऐसा जॉइंट लें जिस पर 2 से ज़्यादा अज्ञात बल ना हो। भाई किसी जॉइंट पर हो सकता है कि 4 मेंबर्स हों, पर 4 में अज्ञात मान कैसे निकालेंगे आप, संभव नहीं है। किसी में 3, कहीं कहीं केवल 2 ही मेंबर्स होंगे, तो 2 मेंबर्स ना हो, नॉट मोर देन 2। तो 2 से ज़्यादा अज्ञात अगर बल हैं किसी जॉइंट पर तो उस जॉइंट को अपन को नहीं लेना है, यानी आपको वही जॉइंट लेना है जिस पे 2 से ज़्यादा अज्ञात बल ना हो। कारण क्या है भाई कि साम्यावस्था की 3 कंडीशंस होती है। सिग्मा H बराबर 0 यानी कि क्षैतिज बलों का बीजीय योग बराबर 0, सिग्मा V बराबर 0 यानी कि ऊर्ध्वाधर बलों का बीजीय योग बराबर 0, और सिग्मा M बराबर 0 यानी कि सभी आघूर्णों का बीजीय योग बराबर 0। अब हम जब किसी जॉइंट को लेंगे और उस जॉइंट पर सारे फोर्सेज उस जॉइंट से गुजर रहे होंगे, तो हम उस जॉइंट पर आघूर्ण तो ले सकते नहीं, कि आघूर्ण अगर हम लेंगे तो सारे बल तो गुजरेंगे उसी जॉइंट से, उसका आघूर्ण वैसे 0 हो जाएगा, तो हम कोई अज्ञात मान निकाल नहीं पाएंगे। इसका मतलब हमारे पास में केवल 2 ही समीकरण उपलब्ध हैं, सिग्मा H बराबर 0 और सिग्मा V बराबर 0। अब 2 समीकरणों से हम केवल 2 अज्ञात ही निकाल सकते हैं। अतः ऐसा जॉइंट लेंगे जहाँ 2 से ज़्यादा अज्ञात अवयव ना हों। ये मैंने लिखा है। तीसरा स्टेप, कोई ऐसा जॉइंट लें जिस पर 2 से ज़्यादा अज्ञात बल ना हो, नॉट मोर देन 2 अननोन फोर्सेज, क्योंकि हमारे पास में केवल 2 ही साम्यावस्था की समीकरण उपलब्ध हैं, सिग्मा H बराबर 0 और सिग्मा V बराबर 0। अच्छा, अभी सिग्मा H बराबर 0 का मतलब क्या होता है? सभी क्षैतिज बलों का बीजीय योग 0। इसका मतलब क्या कि भाई जितने फोर्सेज आपके लग रहे हैं लेफ्ट की तरफ, देखिए
बाईं तरफ लगने वाले बलों का योग, ये लेफ्ट की तरफ, और दाईं तरफ के बलों का योग राइट की तरफ, ये दोनों आपस में होंगे बराबर। आप उस जॉइंट पर जितने भी फोर्सेज हैं लेफ्ट में उनको एक तरफ जोड़ दें, जितने फोर्स है राइट में उनको एक तरफ जोड़ दें, इन बीच में लगा दें बराबर, तो उससे एक समीकरण बन जाएगी। इसके बाद में अगला स्टेप जो है चौथा इसका, कि उस जॉइंट पर लगने वाले एक्सटर्नल फोर्स, रिएक्शंस इत्यादि को सही प्रकार से अंकित करें। जैसे मान लीजिए मैंने देखो ये जॉइंट लिया है, यहाँ पे एक जॉइंट लिया ए, जिस पे देखो ये मेंबर जा रहा है आगे कहीं, ये मेंबर जा रहा है, इस जॉइंट पे ये प्रतिक्रिया रिएक्शन है, ऊपर से एक फोर्स आ रहा है। तो देखिए जो फोर्स है और जो रिएक्शन है उसको एज इट इज़ शो करेंगे, उसको कोई चेंज नहीं करेंगे। ये आपको बार से बल दे रखा है, दिशा नीचे की तरफ है, ऐसे लगाएंगे। आपने प्रतिक्रिया निकाली है आ रहे, ऐसे लगाएंगे। अब ये दो मेंबर हैं, मान लो मैंने इसको नाम दे दिया कि चलो इसको तो मैंने कह दिया ए डी, इसको मैंने कह दिया ए ई, मान लीजिए। अब ये जो ए डी है मेंबर और ए ई है, इनके अंदर बल की प्रकृति कैसी होगी? हो सकता है कि टेंसाइल हो सकता है कि कंप्रेशन हो, पर आपको हमेशा टेंसाइल फोर्स मान के ही काम करना है। अगर आसानी से करना है तो लिखा हुआ है ना यहाँ पे, सभी बलों में नहीं, सभी अवयवों में तनाव बल यानी कि टेंसाइल फोर्स मानकर ही गणना करें। आपको किसी में कंप्रेशन मानना ही नहीं है। अब टेंशन कैसे माने, किसको टेंशन कहेंगे? देखिए, अगर किसी जॉइंट से दूर जाता हुआ एरो लगाएंगे, एरो अवे फ्रॉम द जॉइंट, वो टेंसाइल है। ये देखिए फोर्स F1 है, अवे फ्रॉम दिस पॉइंट है। ऐसा क्यों भाई? देखिएगा, सिंपल जो स्ट्रेन होता है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स के अंदर, मान लीजिए कोई एक रॉड है और आपने इसको बाहर से खींचा। देखिए मैंने इसको एक फोर्स लगा के इसको खींचा। जब खींचेंगे तो क्या होगा? इस छड़ का जो पदार्थ होगा इस बल का विरोध करेगा, तो इसमें प्रतिरोध उत्पन्न होगा, रिएक्शन होगा। वो होगा बाई बल के विरोध में। जैसे देखिए बाहर से बल ऐसे लग रहा है ना, तो रिएक्शन होगी इसकी उल्टी ऐसे। ये बाहर से बल है, ये रिएक्शन। अब आप बाई बल को भूल जाओ, कुछ समय के लिए इसको भूल जाओ। अब देखो ये आर किधर जा रहा है? अच्छा, ये क्या हो गया? जॉइंट। देखो ये जॉइंट है किसी मेंबर के लिए, जहाँ दो सिरे हैं इसके, जॉइंट है। अब ये जो आर है किधर जा रहा है? जॉइंट से दूर। यहाँ भी जॉइंट से दूर। तो जब कभी तनाव बल होता है तो जो मेंबर में फोर्स होता है वो उस जॉइंट से दूर जाता है। एक्चुअली हम जो ये फोर्स शो करते हैं ना, ये सारे प्रतिरोधी बल हैं, ये कोई बाई बल नहीं है। बाहर से तो फ्रेम पे बल लगते हैं और उन बलों का ये मेंबर्स विरोध करते हैं, और विरोध करने के कारण इनमें बल होते हैं या तो तनाव और या संपीड़न, या तो टेंसाइल या कंप्रेशन। हम बात कर रहे हैं टेंसाइल की, तो अगर हम उसको खींचेंगे तो ये अंदर से ऐसी प्रतिक्रिया होगी। तो एक बात ध्यान रखें कि अगर टेंसाइल फोर्स है किसी मेंबर में, तो वो हमेशा उस जॉइंट से दूर जाता हुआ दिखना चाहिए। और वो जॉइंट के नज़दीक, जैसे मान लो इतना लंबा दिखा है तो दूर नहीं दिखाना, बस जॉइंट के पास ही दिखाना है इसको। ये है कंप्रेशन। देखिए कोई रॉड है ये, और मैं इस पर बाहर से एक कंप्रेसिव फोर्स लगा रहा हूँ। लगाया ना मैंने से, देखिए ऐसे लगाया, बाहर से लगाया। अगर फोर्स यूँ लगेगा तो रिएक्शन विपरीत होगी। बाहर से बल यूँ लग रहा है तो रिएक्शन यूँ होगी। अब उसको बल को भूल जाओ। अब देखिए ज़रा ध्यान से, ये आर किधर जा रहा है? ये जॉइंट है ना, जॉइंट की तरफ जा रहा है। यहाँ आर देखो जॉइंट की तरफ जा रहा है। यानी अगर कंप्रेसिव फोर्स है तो जो रिएक्शन होगी वो हमेशा जॉइंट की तरफ होगी। तो ध्यान रखें, संपीड़न बल का मतलब होता है जॉइंट की तरफ, और तनाव बल का मतलब होता है जॉइंट से दूर जाता हुआ। तो हमको हमेशा फोर्स जो होता है किसी मेंबर में वो जॉइंट से दूर जाता हुआ ही मानना है। इस बात को पक्का दिमाग बढ़ा लो अगर आपको कैलकुलेशन आसान बनानी है तो, वरना बहुत कन्फ्यूजन पड़ जाएंगे आप। तो देखिए कैसे करेंगे इसको। सभी अवयवों में तनाव बल मानकर ही गणना की जाएगी। अब गणना कैसे करेंगे मैंने आपको एक्सप्लेन किया। तीसरा इसका पॉइंट, सभी इंक्लाइंड फोर्सेस का हॉरिजॉन्टल से न्यून कोण थीटा मानते हुए साइन थीटा और कॉस थीटा ज्ञात कर लें। और भाई जब आप कोई जॉइंट लेंगे तो डेफिनेटली उस जॉइंट पर कुछ बल तिरछे होंगे, कुछ हॉरिजॉन्टल होंगे, कुछ वर्टिकल होंगे। तो जो इंक्लाइंड फोर्स है ना, वो डेफिनेटली हमें जब सिग्मा h बराबर 0 लेंगे तो उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेना पड़ेगा।
और जब सिग्मा वी जीरो लेंगे तो वर्टिकल कंपोनेंट लेना पड़ेगा। जैसे कि आप मैकेनिक्स में जान चुके हैं, अगर मान लीजिए कोई फोर्स ऐसा लग रहा है, एफ लग रहा है ये, और ये हॉरिजॉन्टल है और ये एंगल थीटा है, तो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है एफ कॉस थीटा और ये वर्टिकल कंपोनेंट होता है एफ साइन थीटा। तो हमें एंगल से मतलब नहीं है, हमें इस कोण से कोई मतलब ही नहीं है, हमें तो उस कोण की साइन और कॉस से मतलब है। तो आपको जो कोण है अगर पता है तो ठीक, वरना उस कोण को मानते हुए उसकी साइन थीटा और कॉस थीटा निकाल लें, ये बहुत काम आएंगे। अब देखिए मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। देखिए मैंने एक यहाँ जॉइंट लिया है, इस जॉइंट पे ये फोर्स इधर जा रहा है F2, हमने कहा ना तनाव मानना है, ये ऊपर जा रहा है, ये बल नीचे है, ये प्रतिक्रिया ऊपर है। अगर मैं सिग्मा H बराबर 0 करूँगा तो ये फोर्स किधर जा रहा है, लेफ्ट में। अच्छा, ये जो है F1 ये तिरछा है, तो इसका कंपोनेंट किधर जाएगा, लेफ्ट में। तो ये दो तो हो गए लेफ्ट में, और राइट में तो कोई है ही नहीं, ये तो दोनों फोर्स वर्टिकल है। एक बात ध्यान रखना है, वर्टिकल फोर्सेस को कभी हॉरिजॉन्टल में लेना ही नहीं है और हॉरिजॉन्टल फोर्स को कभी वर्टिकल में नहीं लेना है। तो मैंने क्या किया, देखिएगा ये F2 था ना यहाँ पे, ये देखो ये F2, ये लिख दिया मैंने F2। फिर ये जो F1 था इसका कंपोनेंट यानी कि F1 cos थीटा, तो ये F1 cos थीटा, ये दो ही है ना हॉरिजॉन्टल, और राइट में तो कोई है ही नहीं। जब है ही नहीं तो हमने 0 कर दिया, तो ये इक्वेशन बन गई F2 प्लस F1 cos थीटा बराबर 0। इसी तरह से सिग्मा V बराबर 0 करेंगे। V में क्या होगा, देखिए V में ये F1 जो है ना, F1 ये देखिए ऊपर जा रहा है, ये F1 ऊपर की ओर जा रहा है, देखो एरो पर है ना ये। देखिए हॉरिजॉन्टल में क्या था, हम ये मानेंगे ये फोर्स है लेफ्ट में जा रहा है, और वर्टिकल में यही फोर्स ऊपर की ओर जा रहा है। वो तो एरो की दिशा दिखते ही पता पड़ जाएगा कि लेफ्ट जा रहा है कि राइट जा रहा है हॉरिजॉन्टल में, और अब जा रहा है डाउन जा रहा है वर्टिकल में। हम बात कर रहे हैं वर्टिकल की, ये ऊपर जा रहा है, ये रिएक्शन किधर है, आ रहे ऊपर है। अच्छा, ये जो फोर्स है F2 ये तो हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल फोर्स को वर्टिकल में लेना ही नहीं है, कि वर्टिकल में आता है साइन थीटा और हॉरिजॉन्टल का एंगल थीटा कितना होता है 0, और साइन 0 0 होता है। तो ये क्या हो जाएगा, आर जा रहा ऊपर और F1 ऊपर, तो इसका कंपोनेंट क्या होगा, F1 साइन थीटा। तो देखिएगा F1 साइन थीटा प्लस आर, ये F1 साइन थीटा प्लस आर, और ये W आ रहा नीचे, तो बराबर W। अब ये दो समीकरण आपको पता पड़ गई, इनसे आप क्या करो कि F1 F2 ज्ञात कर लो। मान लो कि आपका आंसर कोई F1 का या F2 का प्लस में आया, इसका मतलब वो तनाव है, टेंसाइल है, ठीक है ना। और अगर आपका उत्तर माइनस में आया F1 या F2 का, वो संपीड़न है यानी कि कंप्रेशन है। ये आप पक्का दिमाग में बैठा लें, क्योंकि हमने जो माना अगर वैसा ही है तो उत्तर प्लस में आएगा, और माइनस में आएगा मतलब वो संपीड़न हो जाएगा। तो ये बात हो गई। इसके बाद में जो है, जैसे ही किसी जॉइंट पर मिलने वाले अवयवों में बल, उसकी प्रकृति ज्ञात हो, जैसे आपने ये अभी ये दो फोर्सेस ज्ञात कर लिए F1 और F2, तो उसकी तुरंत एंट्री करेंगे किसमें, हमने एक तो लाइन डायग्राम बनाया हुआ है जॉइंट को दिखाते हुए, उसके अंदर मतलब उसको पूरा फ्रेम को दिखाते हुए, और एक टेबल बनाई हुई है स्टेप 2 के अंदर, उसमें एंट्री करेंगे। मतलब कि फ्रेम का जो रेखा चित्र है और सारणी दोनों में उसको अंकित कर देंगे, एंट्री कर देंगे, और ऐसा एक एक करके सारे जॉइंट लेंगे, और आखिर में हम सारे जॉइंट जब लेंगे एक एक करके, जितने मेंबर्स हैं उन सब के अंदर फोर्स निकल जाएगा। ये दो इक्वेशन लगाकर सिग्मा H बराबर 0 और सिग्मा V बराबर 0, और यूँ करते करते आप पूरे फ्रेम को सॉल्व कर देंगे। तो जब अपन कोई सवाल करेंगे तो आपको सारी बातें जो मैंने आपको बताई अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें और मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाएं इस बात को। और अगर आपने मेरे चैनल RP व्यास क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपको बिल्कुल रेगुलरली एग्ज़ाम है आपके कुछ समय बाद में, तो एग्ज़ाम तक आपका सारा कोर्स हो जाएगा टॉस का, और मैं बहुत जल्दी RCC के भी शुरू कर रहा हूँ, ठीक है ना। इट इज़ ऑल ओवर अबाउट द वीडियो। थैंक यू।